हमारी बायोलॉजी के टॉपिक है अब नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन जो नेफ्रॉन की है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी व्हिच परफॉर्म्स ऑस्मोरेगुलेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन इज कॉल्ड नेफ्रॉन। अब स्ट्रक्चरल फंक्शन किसी यूनिट किसी भी चीज़ को किसी का तब कहा जाता है जब कोई चीज़ किसी ऑर्गन का स्ट्रक्चर बनाने के काम है। मसलन किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया नेफ्रॉन को, तो इसका मतलब यह है कि किडनी के स्ट्रक्चर की बुनियाद जो है वो नेफ्रॉन है। बिल्कुल जैसे किसी भी इमारत का स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो ब्रिक्स होती हैं, कि एक एक ब्रिक्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक पूरी की पूरी इमारत बना देती हैं। तो सेम तरह से नेफ्रॉन्स मिलकर एक दूसरे के साथ किडनी पूरी की पूरी किडनी बना देते हैं। उसके बाद होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फंक्शनल यूनिट का मतलब यह है कि जो भी फंक्शंस किडनी के हैं उनका बुनियादी तौर पर रिस्पॉन्सिबल जो है वो नेफ्रॉन होगा। तो किडनी के असल दो जो फंक्शंस जो हैं वो ये हैं, एक तो ऑस्मो रेगुलेशन है, दूसरा एक्सक्रीशन है। ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं ऑस्मोल्स की रेगुलेशन को, मतलब जो बॉडी की ऑस्मोलरिटी है उसको मेंटेन करने का जो फंक्शन होता है उसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। मतलब वो पूरे का पूरा प्रोसेस जिसके ज़रिए हम बॉडी की ऑस्मोलरिटी मेंटेन करते हैं। ऑस्मोलरिटी डिपेंड करती है ऑस्मोल्स, यानी जो मतलब आयंस होते हैं बॉडी के अंदर, उनका वाटर के साथ जो मतलब मिलकर जो ऑस्मोलरिटी बनती है उसकी मेंटेनेंस जो है वो उसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। इसके बारे में इससे पहले ये ऑस्मो रेगुलेशन की टॉपिक मुकम्मल आपकी बुक में मौजूद है, उस पर हम अलग से लेक्चर देंगे, ठीक है। और दूसरा होता है एक्सक्रीशन। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको किडनी एक्सक्रीट करती है। अब ये जो ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन जो किडनी परफॉर्म कर रही है या एक्सक्रीशन का फंक्शन जो किडनी परफॉर्म कर रही है, ये बेसिकली नेफ्रॉन है जो किडनी के अंदर ये काम कर रहा है। तो ओवरऑल हमें रिस्पांस ये मिल रहा है। तो इसलिए कहा गया कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। उसके बाद आ जाए कि बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर दो किडनीज होती हैं। एक किडनी जो है वो 1 मिलियन नेफ्रॉन्स की बनी है, यानी 10 लाख नेफ्रॉन्स की बनी हुई होती है एक किडनी। यानी दो किडनीज हैं तो 2 मिलियन नेफ्रॉन्स यानी 20 लाख नेफ्रॉन्स की बनी हुई हैं। उसके बाद आ जाए नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे। नेफ्रॉन में सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ना है वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसको हम मालपीगियान बॉडी कहते हैं। मालपीगियान बॉडी जो है ये किडनी के कॉर्टेक्स में मौजूद होती है। किडनी के बेसिकली दो पार्ट्स हैं, एक कॉर्टेक्स और दूसरा मेड्यूला। कॉर्टेक्स जो है वो बाहर की तरफ होता है और मेड्यूला अंदर की तरफ होता है। यानी डीप इन द किडनी जो है वो मेड्यूला होता है और सुपरफिशियल इन द किडनी जो है वो कॉर्टेक्स होता है। और कॉर्टेक्स इज कवर्ड बाय कैप्सूल ऑफ द किडनी। किडनी के बाहर बाहर कैप्सूल होता है, उसके अंदर जो है फिर कॉर्टेक्स और फिर उसके अंदर मेड्यूला आ जाता है। मालपीगियान बॉडी क्या है? मालपीगियान बॉडी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर का बना है जिसे हम बोमांस कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमांस कैप्सूल। और इस कप लाइक स्ट्रक्चर यानी बोमांस कैप्सूल के अंदर क्या होता है? एक डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, यानी बहुत ज्यादा एक डेंस नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, ब्लड वेजल्स का। उस जो नेटवर्क को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, यानी जुमगट्टा जो कहते हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ इकट्ठी मिलके मना मौजूद हो रही हो, ठीक है। तो टुफ्ट ऑफ कैपिलरीज हो या डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बोलें तो सेम चीज है, लेकिन उसका नाम है ग्लोमेरुलस। यानी मालपीगियान बॉडी कंप्राइजेस ऑफ टू स्ट्रक्चर्स। वन इज कप लाइक स्ट्रक्चर that is called as Bowman's capsule, and within that Bowman's capsule is a tuft of capillaries that is called as glomerulus, ठीक है। अब हमने ये आपको एक पॉइंट दी है कि टू रिमेंबर कॉर्टेक्स एंड मेडुला। मतलब अक्सर स्टूडेंट्स को भूल जाता है कि जी कॉर्टेक्स बाहर था या अंदर था, मेडुला बाहर था या अंदर था। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक निमोनिक लिखा है COME। सी को बड़ा किया है, ओ को छोटा, एम को बड़ा किया है, ई को छोटा। CO फॉर कॉर्टेक्स, क्योंकि CO पहले आ रहा है कम लफ्ज में, तो CO यानी कॉर्टेक्स जो है वो बाहर की तरफ होगा, और ME बाद में आ रहा है तो इसका मतलब मेडुला अंदर की तरफ होगा।
मींस कॉर्टेक्स कम्स फर्स्ट आउटसाइड एंड देन मेडुला यानी इनसाइड होता है। ओके, अब यहाँ पे आप समझ लें, देखें ये बाहर कैप्सूल है। अब कैप्सूल ये देखें, ये बाहर कैप्सूल है, ठीक है। अब कैप्सूल के अंदर जैसे ही हम दाखिल होंगे तो सबसे पहले है कॉर्टेक्स, सबसे पहले है कॉर्टेक्स, उसके बाद जो है मेडुला आ रहा है, ये देखें। तो हमारे लिए जो फार्मूला था कम वाला वो देखें कितना अच्छा है और कितना आसान हो गया हमें याद करना कि जी कॉर्टेक्स बाहर है और जो मेडुला है वो अंदर है, ठीक है। बाकी ये जो भी स्ट्रक्चर्स हैं ये हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो मतलब हमारा इस वक्त टॉपिक नेफ्रॉन की है तो हम उस पर बात करें ताकि समझ में आ सके, ठीक है। अब हमने बात की थी कि मालपीगियन बॉडी की, मालपीगियन बॉडी एक तो मुश्तमिल थी कप लाइक स्ट्रक्चर पे, और ये है वो कप लाइक स्ट्रक्चर, ये बुमांस कैप्सूल। अब ये है वो कप लाइक स्ट्रक्चर, ये देखें, ये पूरे का पूरा कप लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ये कवर होता है, बना हुआ होता है बाहर से सेल्स का, जिन सेल्स को हम कहते हैं पेराइटल सेल्स, ठीक है। क्या कहते हैं? पेराइटल सेल्स। ये देखें पेराइटल सेल्स हैं, ये एक एपिथेलियम का टाइप होता है, इसमें वो डिटेल की बात है वो फिलहाल आपके काम की नहीं है, ठीक है। उसके बाद कैप्सुलर स्पेस होती है, ये कैप्सूल लाइक स्पेस होती है जो ज़्यादा एरिया कवर करती है बुमांस कैप्सूल का। फिर उसके बाद अंदर विजरल लेयर होती है। अब इस विजरल लेयर के अंदर जो है ये टुफ्ट ऑफ कैपिलरीज, मसलन ऐसे आप समझे कि एक आपके पास शीशे का गिलास है और वो जो शीशे का गिलास है वो है बुमांस कैप्सूल। आप उसके अंदर पानी डाल दें या कुछ और चीज़ें डाल दें तो वो जो उसके अंदर चीज़ मौजूद होगी उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। अभी और आसान तरीके से समझ लें कि एक कप है आपके पास, वो कप बुमांस कैप्सूल है और उसके अंदर जो आप चाय डाल रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ये मतलब समझना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत आसान है इस बात को समझ लेना, ठीक है। उसके बाद ये आ जाए यहाँ पे अफरंट आर्टीरियोल्स हैं जो आ रही हैं और ये इफरंट आर्टीरियोल्स हैं जो जा रहे हैं, इस पे हम अलग से बात करते हैं, ठीक है। आ जाए यहाँ पे देखें, ये एफरेंट आर्टीरियोल्स और ये इफरेंट आर्टीरियोल्स, ये ब्लड लेके आ रही हैं और बूम ये ग्लोमेरुलस बना रही हैं। ये टुफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो है ये बुमन्स कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, और यहाँ पे ये फिर ब्लड लेके बाहर निकलेगा इफरेंट आर्टीरियोल्स के थ्रू, एंड दिस टुफ्ट ऑफ कैपिलरीज इज कवर्ड बाय बुमन्स कैप्सूल। तो मुख्तलिफ तरीकों से सवाल पूछा जा सकता है कि ग्लोमेरुलस लाइज विद इन बुमन्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलस इज कवर्ड बाय बुमन्स कैप्सूल, इस तरह से पूछा जाता है। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बुमन्स व्हाट लाइज विद इन द बुमन्स कैप्सूल, तो हमारा जवाब होगा ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस के बारे में पूछा जाए व्हाट इज ग्लोमेरुलस, इट इज टुफ्ट ऑफ कैपिलरीज, इस तरह कहते हैं आप, या फिर आप इसके नाम पे इस तरह कहते हैं कि जी इट इज अ डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। तो दोनों बातें दुरुस्त हैं। इसका मतलब बस ये है, मकसद ये है कि यहाँ पे ब्लड आए और वो ब्लड की फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो और उसके ज़रिए से फिर यहाँ पे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स की तरफ जो है फिल्ट्रेटेड जो सब्सटेंसेस हैं वो आगे जाएं। अब यहाँ पे आ जाए, बुमन्स कैप्सूल गिव आउट अ क्वाइल्ड ट्यूब्यूल, एक क्वाइल माना जिस तरह क्वाइल होती है गोल गोल, तो क्वाइल्ड जो ट्यूब्यूल है वो देता है जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अच्छा स्टूडेंट एक बात याद रखें, कन्वोल्यूटेड का की माना होती है ट्विस्टिंग, माना जो ट्विस्ट खाए माना, सही है। और ट्यूब्यूल कहते हैं किसी भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को, प्रॉक्सिमल कहते हैं नियर, मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का मतलब है नियर, प्रॉक्सिमल का मतलब है करीबी। प्रॉक्सिमल लफ्ज जो इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है इन रिलेशन टू बुमन्स कैप्सूल, यानी नियर टू बुमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, यानी सबसे करीब जो स्ट्रक्चर बुमन्स कैप्सूल के है वो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीसीटी भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स कभी पीसीटी का नाम आया आपके सामने या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का नाम है तो आपने इस बात में घबराना नहीं है, ये सेम ही चीज है। लेकिन पीसीटी का मतलब ये है कि द स्ट्रक्चर व्हिच इज नियरेस्ट टू द बुमन्स कैप्सूल, इट लाइज इन द कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है, क्योंकि ये बाहर की तरफ होता है, कॉर्टेक्स रीजन में लाया करता है। एंड पीसीटी इज कवर्ड बाय पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, यानी इसको सराउंड करती हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो इसको ब्लड सप्लाई देती हैं, ठीक है। अच्छा, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज सिर्फ पीसीटी को कवर नहीं करती बल्कि आगे एक आता है डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल का माना होता है दूर,
यानी पीसीटी करीब है इसके बुमांस कैप्सूल के और डीसीटी डिस्टल है यानी दूर है बुमांस कैप्सूल के, इसलिए उसे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स कहा गया और इसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स कहा गया। ये दे बोथ आर कवर्ड बाय पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड दे बोथ गेट blood from peritubular capillaries and they give some substances to the पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, जिसको हम सीक्रेशन वगैरह का प्रोसेस कहते हैं। वो आगे डिटेल्स हैं आपकी बुक में मौजूद हैं, उस पर अलग से लेक्चर होगा। पीसीटी नेरोस, ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है ये नेरो हो जाती है और फिर नीचे जाती है, डिसेंड्स डाउन इनटू द मेडुला, मेडुला के अंदर जाती है और वहां पे जाके एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है जिसे यू टर्न कहते हैं। उसका नाम है लूप ऑफ हेनली। और जब नीचे जाती है स्ट्रक्चर बनाती है यू शेप, तो फिर वापस आती है कॉर्टेक्स के अंदर। अब जब ये वापस आती है तो सिर्फ इसका कुछ पोर्शन मेडुला में होता है, बाकी इसका स्टार्ट और इसका एंड दोनों जो हैं वो कॉर्टेक्स में होते हैं और इस स्ट्रक्चर को लूप ऑफ हेनली कहा जाता है। अब ये जो लूप ऑफ हेनली है ये जो है मतलब क्या करता है, हैज डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्स। मतलब देखें कि लूप ऑफ हेनली स्टार्ट हुआ, नीचे गया, ये जो नीचे गया दैट इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग लिम्ब। फिर यू शेप टर्न बनाया और ऊपर चला गया, ये जो ऊपर गया इसे कहेंगे असेंडिंग लिम्ब। ये जो असेंडिंग लिम्ब है ये आगे जाकर डायामीटर में लार्ज हो जाएगी। हमने पहले पढ़ा ना कि पिछली स्लाइड में देखें कि नेरो हो जाती है पीसीटी, पहले नेरो होगी ये मतलब सोड़ी हो जाएगी, पतली हो जाएगी और जैसे ही नीचे जाएगी यू शेप टर्न बना के फिर ऊपर आएगी, तो ऊपर आते वक्त ये फिर डायामीटर में लार्ज हो जाएगी, ठीक है, कॉर्टेक्स के अंदर। जैसे ही लार्ज होगी तो लार्ज होने के बाद ये जाकर बनाएगी क्या, कॉइल बनाएगी यानी ट्विस्टेड स्ट्रक्चर बनाएगी जिसे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी कहा जाता है। मैंने पहले भी बताया था डिस्टल इसलिए क्योंकि दूर है वो मांस कैप्सूल के। अब द डीसीटी फाइनली ओपन्स इनटू अ कॉमन कलेक्टिंग डक्ट। ये जो डीसीटी है ना दैट फाइनली ओपन्स इनटू कॉमन कलेक्टिंग डक्ट, इसके अंदर ओपन होती है। हम इसके स्ट्रक्चर्स पे फिगर्स हैं उस पे बात करते हैं। फिर दिस कलेक्टिंग डक्ट रिसीव्स यूरिन फ्रॉम अ नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये कॉमन डक्ट है, इसके अंदर मुख्तलिफ नेफ्रॉन्स आकर यूरिन को ड्रेन करते हैं और वो जो यूरिन ड्रेन होता है कलेक्टिंग डक्ट में वो जाता है सीधा पेल्विस ऑफ किडनी में और वहां से यूरिटर की तरफ और यूरिटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर यूरिथ्रा के थ्रू बाहर एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये बुमांस कैप्सूल। अब ये बुमांस कैप्सूल है, ये एफरेंट आर्टीरियोल्स और ये इफरेंट आर्टीरियोल्स। इस पे बात करते हैं कि एफरेंट इफरेंट का क्या चक्कर है जब ब्लड सप्लाई पे आएंगे। तो यहाँ से ये पीसीटी हुआ क्योंकि ये क्वाइल्ड है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर जब क्वाइल्ड है तो इसे कन्वोल्यूटेड कहा गया और प्रॉक्सिमल इसलिए कहा गया क्योंकि बुमांस कैप्सूल के करीब है और फिर वहां से ये नैरो हुआ। जैसे ही नैरो हुआ तो ये नीचे आया, इसको हम कहेंगे लूप ऑफ हेनली। और ये लूप ऑफ हेनली की डिसेंडिंग लिम्ब है यानी नीचे जाने वाली लिम्ब। ये देखें लिखा हुआ डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। ये डिसेंडिंग और यू शेप टर्न मारा और ऊपर गई, ये जो ऊपर गई दैट इज कॉल्ड एज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। ये यहाँ से जैसे ही ऊपर गई तो वहां पे जाके ये क्या हुआ, डायामीटर इसका बढ़ गया यानी लार्ज हो गया, इनलार्ज हो गया डायामीटर। जैसे ही इनलार्ज हुआ तो फिर आगे जाके ये ट्विस्ट हुआ, तो इस ये जो ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है इसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा गया, ठीक है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो हैं डेप्थ में अगर हम आए तो उसको डिवाइड किया गया है दो मतलब टाइप्स में, एक अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल, दूसरी लेटर डिस्टल ट्यूब्यूल। लेटर वाली जो है वो ये है कन्वोल्यूटेड और जो अर्ली है वो यहाँ पे ये जो स्ट्रेट है, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाए। उसके बाद ये जैसे ही आएगी ये सीधा जाके ड्रेन होगी कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट में। अब ये कलेक्टिंग डक्ट अब ये कॉमन है, जैसे यहाँ पे ये एक डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसके अंदर ड्रेन हुई, यहाँ पे ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, ये चौथी होगी, ये पांचवी, ये छठी, ये इस तरह सब की सब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो हैं वो आकर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या होंगी, ये सारी की सारी कलेक्ट होंगी किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। और ये कलेक्टिंग डक्ट सीधी लेके जाएगी पेल्विस में और फिर बताया कि पेल्विस में पेल्विस से ये सीधा जाएंगी किधर,
यूरिटर में, और यूरिटर से ये सीधा जाएंगी यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा से बाहर एक्सक्रीट हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें, ये बोमांस कैप्सूल है मालपिगियन बॉडी का, और ये ग्लोमेरुलस है। ठीक है, ये रीनल कार्पसेस भी कहते हैं इसे। अब ये जो ब्लड वेजल्स आ रही हैं अफरेंट आर्टेरियोल्स, और दूसरी है इफरेंट आर्टेरियोल्स। एक बात समझ लें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर हमने थोड़ी एक स्लाइड पे अलग बात भी की है। देखें यहाँ पे अब नॉर्मली हमने देखें पढ़ा है फर्स्ट ईयर के अंदर ब्लड वेजल्स के हवाले से कि कोई भी एक जो ब्लड वेजल है वो जाती है, यानी कोई आर्टरी है, आर्टरी किसी भी ऑर्गन में जाएगी ब्लड लेकर, और उस ऑर्गन में ब्लड देगी वाया कैपिलरीज, फिल्टर होगा ब्लड, और फिर वो कैपिलरीज कन्वर्ट होंगी वीन्स में, और वो वीन्स ब्लड लेके आगे चली जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा सिस्टम है कि यहाँ पे जा भी आर्टरी रही है ग्लोमेरुलस में, निकल भी आर्टरी रही है। इस किस्म का स्ट्रक्चर जो है उसे हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम। यानी जो नॉर्मल सिचुएशन जैसा नहीं होता वो, बल्कि नॉर्मल सिचुएशन से डिफरेंट होता है। इस किस्म के स्ट्रक्चर्स को, इस किस्म की सिचुएशन पे हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम। इस किस्म के 3 सिस्टम्स है बॉडी में। ये आर्टीरियल पोर्टल सिस्टम है, यानी आर्टरी जा रही है एक स्ट्रक्चर में और फिर आर्टरी निकल रही है। एक वीन्स का सिस्टम होता है और एक दूसरा है, उस पर हम बात करेंगे, अलग स्लाइड हमने इसी लेक्चर में बनाई है। ठीक है, तो ये बात एक नोट करनी है कि यहाँ पे ब्लड आया और यहाँ से ब्लड निकला। अब यहाँ से ये जो बोमांस कैप्सूल से ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर यहाँ से ये थिन हुई और थिन होकर डिसेंडिंग लिम्ब में लूप ऑफ हेनली, और फिर ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में एक बात देखें, क्लियर हो गई आपके लिए कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली के 2 पार्ट्स हैं, एक थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली और दूसरा थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली है दैट इज डीप इन द मेडुला, मेडुला में डेप्थ में होता है, अंदर नीचे तक होता है। और दूसरा थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली जो है, इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब एक चैनल होता है जिसे कहते हैं 1 सोडियम 1 पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। यहाँ पे पूरी की पूरी किडनी के हवाले से 2 चैनल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आगे मेडिकल लाइफ के लिए। एक यहाँ पे जो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में होता है उसे कहते हैं 1 सोडियम 1 पोटेशियम 2 क्लोराइड, और दूसरा होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जिसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दे कंज्यूम हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी किडनी जो भी एनर्जी एटीपी कंज्यूम करती है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी जो है ये 2 चैनल्स कंज्यूम करते हैं। और अगर इस्कीमिया हो, यानी ब्लड सप्लाई जो है किडनी को कम मिले, तो यही वो 2 चैनल्स होंगे जिनमें इस्कीमिया होगी और जो जल्दी डैमेज होंगे और किडनी अपना फंक्शन लॉस कर बैठेगी। ठीक है, और फिर यहाँ से थिक असेंडिंग लिम्ब से फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और वहां से कलेक्टिंग डक्ट में, और वहां से पेल्विस में। ओके, उसके बाद फिर आ जाएं स्टूडेंट्स, ये दूसरी फिगर है। अब इस फिगर को समझ लें, ये देखें ग्लोमेरुलस है, ये बुमांस कैप्सूल है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये लूप ऑफ हेनली, ये थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, ये थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, और यहाँ से ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट। ओके, यहाँ पे भी ये सेम सिचुएशन है। अब ये जो ब्लड वेजल्स इसको लूप ऑफ हेनली को सराउंड कर रही हैं, इनको कहते हैं वाजा रेक्टा। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है वाजा रेक्टा की। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें इस तरह होगा कि ये लूप ऑफ हेनली, थिन असेंडिंग लिम्ब और थिक असेंडिंग लिम्ब, और फिर ऊपर पीसीटी में और डीसीटी में सॉरी जाएगा, और डीसीटी से फिर कलेक्टिंग डक्ट्स में, और कलेक्टिंग डक्ट्स से फिर पेल्विस में। ठीक है, अब यहाँ पे समझें नेफ्रॉन की ब्लड सप्लाई के हिसाब से, नेफ्रॉन की जो ब्लड सप्लाई है उसमें जो ग्लोमेरुलस है उसको ब्लड सप्लाई मिलती है एफरेंट आर्टीरियोल से। याद रखें, एक है अफरंट आर्टीरियोल्स, दूसरी हैं इफरेंट आर्टीरियोल्स, ए डबल एफ, एफरंट आर्टीरियोल्स। एफरंट को आप याद रखें अराइविंग, यानी कोई आ रहा हो तो अराइविंग, ए फॉर अराइविंग, ए फॉर अफरंट। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो ब्लड वेजल ब्लड लेके ग्लोमेरुलस की तरफ आए उसे अफरंट आर्टीरियोल बोला जाएगा। ओके, और जो
ब्लड वेसल ग्लोमेरुलस से ब्लड लेके बाहर जाए उसे हम इफरेंट आर्टीरियोल बोलेंगे, और ई फॉर इफरेंट, ई फॉर स्केपिंग। ठीक है, ये बात आप समझ लें। अब आर्टीरियोल्स व्हिच अराइज फ्रॉम रीनल आर्टीरियोल्स, रीनल आर्टीरियोल्स से फिर ये अफरंट आर्टीरियोल्स होती हैं, और फिर उसके बाद ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होती हैं, और उसके बाद इफरेंट आर्टीरियोल्स होती हैं इनटू टू कैपिलरी नेटवर्क्स में। अब यहाँ पे एक और मसला समझें कि जो हमने पहले बात की थी उसी हवाले से, कि एक है अफरंट आर्टीरियोल, आर्टीरियोल कन्वर्ट हो रही हैं कैपिलरीज में ग्लोमेरुलस में, और फिर से कन्वर्ट हो रही हैं इफरेंट आर्टीरियोल्स में। यह है एक पोर्टल सिस्टम। नॉर्मली क्या होता है कि आर्टीरियोल्स कन्वर्ट होती हैं कैपिलरीज में, और कैपिलरीज कन्वर्ट होती हैं वेन्यूल्स में। जो छोटी वीन्स होती हैं उनको हम वेन्यूल्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सिस्टम दूसरा है कि आर्टरीज कन्वर्टेड इनटू कैपिलरीज, एंड कैपिलरीज आर देन अगेन कन्वर्टेड इनटू आर्टरीज यानी आर्टीरियोल्स। तो इसको हम पोर्टल आर्टीरियल सिस्टम, यानी ऐसा पोर्टल सिस्टम जो आर्टरीज पे मुश्तमिल हो। फिर आगे जाके फिर ये कन्वर्ट होगी दो कैपिलरी नेटवर्क्स में। एक तो है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, इसके बारे में हमने बात की थी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को सराउंड करती हैं और उनको ब्लड देती हैं, और उनसे कुछ सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब भी करती हैं, ठीक है, और कुछ सब्सटेंसेस सीक्रेट करती हैं। जबकि वाजा रिक्टा जो है, ये दूसरा कैपिलरी का नेटवर्क है जो कवर करता है या जो सराउंड करता है लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, जो मतलब डिसेंडिंग लिम्ब है और असेंडिंग लिम्ब है, तो उनको कवर करता है वो वाजा रिक्टा। यानी फिर इफरेंट आर्टीरियोल्स जो हैं वो आगे कन्वर्ट होगी दो कैपिलरी नेटवर्क्स में, एक के पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होंगी और दूसरी होंगी वाजा रेक्टा। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। अब यहाँ पे ये समझे, देखें ये अफरंट आर्टीरियोल, ए फॉर अफरंट, ए फॉर अराइविंग, ये आपने जहन में रखनी है। उसके बाद ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और उसके बाद फिर आर्टीरियोल्स आ रही हैं, लेकिन ये इफरेंट आर्टीरियोल्स हैं। इफरेंट को आप इन्हें याद करना है, ई फॉर इफरेंट, ई फॉर स्केपिंग, यानी स्केप कर रही है, यहाँ से ब्लड निकल के बाहर जा रहा है, आगे जा रहा है, और यहाँ से ये फिर कन्वर्ट होगा किसमें, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में एक तो कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है, और दूसरा जाके ये कन्वर्ट होंगी किसमें, ये वाजा रेक्टा में, जो इधर सराउंड कर रहा है लूप ऑफ हेनली को, ठीक है। ये इसी तरह कन्वर्ट हो रहा है, सही है। और ये जो कॉर्टेक्स माना मेडुला जंक्शन है, यहाँ पे कॉर्टेक्स खत्म हो रहा है ऊपर, और यहाँ पे ये मेडुला शुरू हो रहा है। ओके, यहाँ पे ये देखें, ये इतना सा पोर्शन है, इसको जब बड़ा किया गया तो हमें ये सब के सब स्ट्रक्चर्स मिले, आप देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे ये देखें सारे के सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, हम इनके बारे में पढ़ भी चुके हैं, ठीक। अब यहाँ पे पोर्टल सिस्टम हमने बताया था आपको, पहले एक बात बताई थी कि पोर्टल जो सिस्टम है वो तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है ह्यूमन बॉडी के अंदर। एक है हेपाटिक पोर्टल वीनस सिस्टम, यानी वो वीन्स का सिस्टम है। ये कैसे होता है, देखें ब्लड वेजल्स जो हैं वो जाती हैं जीआईटी की तरफ, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की तरफ, यानी स्टमक इंटेस्टाइन्स की तरफ जाती हैं, वहाँ से कन्वर्ट होती हैं वीन्स में, ठीक है। वो वीन्स जाकर मिल के बनाती हैं एक वीन जिसे हम कहते हैं पोर्टल वीन। उनके अलग अलग नाम होते हैं, कौन कौन सी वीन्स बनाती हैं वो आपके लेवल पे नहीं है, आपको जहन में रखने की जरूरत नहीं। वो पोर्टल वीन जाती है सीधी कहाँ पे, लिवर की तरफ, और फिर लिवर से होके फिर वो जाती है सीधा इंफीरियर वीना केवा में, यानी लिवर की तरफ जा वीन रही है, और वीन फिर आगे जाकर कन्वर्ट हो रही है वीन में। तो ये इसको कहते हैं पोर्टल वीनस सिस्टम। क्या कहते हैं इसे, पोर्टल वीनस सिस्टम, के वीन ही आगे जाकर वीन में कन्वर्ट। और रीनल पोर्टल आर्टीरियल सिस्टम जो है, इसका मतलब ये है कि अफरंट आर्टीरियोल है यानी आर्टरी है, वो कन्वर्ट हो रही है कैपिलरीज में, और कैपिलरीज फिर कन्वर्ट हो रही हैं आर्टीरियोल में, यानी इफरंट आर्टीरियोल में, बजाय के वो कन्वर्ट होती वेन्यूल में। तो इसको रीनल पोर्टल आर्टीरियल सिस्टम कहा जाता है। तीसरा जो पोर्टल सिस्टम है वो है हमारे ब्रेन में हाइपोफेसियल पोर्टल सिस्टम। इसको हाइपोफिजियल कोई बोल देते हैं, कोई हाइपोफेसियल बोलते हैं, मतलब जो आपको बेहतर लगे तो वो आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे कंसर्न जो है वो ज़्यादा इंग्लिश के साथ मतलब नहीं होता मेडिकल वालों का, लेकिन बेटर यही है कि आप जो प्रोनाउंस है वही यूज़ करें। तो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम जो है ये कैसे होता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो कनेक्ट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ इस पोर्टल सिस्टम इन वीन्स के थ्रू।
तो हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और वो हार्मोन्स डायरेक्टली इस इन वीन्स के थ्रू जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में। वैसे क्या होता है कि किसी भी आर्गन की तरफ अगर कोई ब्लड वेसल जा रही है तो वो आर्टरी होती है, और निकल रही है तो क्या होती है, वीन होती है। ठीक है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस से वीन निकल रही है और वीन निकल के जा रही है एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ। अब जब जाना को क्या चाहिए थी, आर्टरी, लेकिन जा क्या रही है, वीन, इसलिए इसको हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम कहा गया। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है नेफ्रॉन के हवाले से वो है टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के टाइप्स दो हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, दूसरे जुक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स मोस्ट कॉमन टाइप है नेफ्रॉन्स के। ये हाई इन द कॉर्टेक्स, यानी कॉर्टेक्स का जो अप वाला पोर्शन है, बाहर वाला जो कैप्सूल के करीब है, वहां से स्टार्ट होती है और उसका लूप ऑफ हेनली जो है वो शॉर्ट होता है, और ये ज्यादा डीप में डेप्थ में पेनिट्रेट नहीं करता मेड्यूला में। ओके, जबकि जक्स्टा मेडुलरी जो नेफ्रॉन है वो क्या करते हैं, लो इन द कॉर्टेक्स, यानी कैप्सूल के करीब नहीं, दूर, यानी डेप्थ में, अंदर डीप में, मेड्यूला के करीब। सही है, और इनका जो लूप ऑफ हेनली होता है वो डीप इनटू द मेडुला होता है। और ठीक है, और फिर दूसरा क्या है मसला कि यही जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं जिनके लूप ऑफ हेनली सराउंडेड बाय होते हैं वाजा रेक्टा, और यहीं पे दो काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो प्ले करते हैं। उनमें ये हम सिर्फ हमने नाम यहाँ पे डिस्कस किए हैं क्योंकि उसके लिए आगे आपकी बुक में अलग से लिखा हुआ है। एक को कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। इसमें क्या होता है, कंसंट्रेटिंग और डाइल्यूटिंग द यूरिन, इसका फंक्शन ये होता है। और ये जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर है ये लूप ऑफ हेनली का काम होता है। ठीक है, इसमें कंसंट्रेट करते हैं या डाइल्यूट करते हैं यूरिन को, या तो यूरिन को आइंस के साथ भर देते हैं या फिर उनमें वाटर की एब्जॉर्प्शन करवा देते हैं या आइंस निकल जाते हैं। वो हमने पढ़ा था 1 सोडियम 1 पोटेशियम 2 क्लोराइड पंप, या इस हिसाब से जो पढ़ा था ना, उनका फंक्शन होता है। ये बड़ी ही बेहतरीन और दिलचस्प टॉपिक है इसे समझने के लिए। दूसरा है वाजा रेक्टा सिस्टम। ये वाजा रेक्टा सिस्टम क्या करता है, ऑक्सीजन और नरिशमेंट सप्लाई करता है मेड्यूला को विदाउट अफेक्टिंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ मेड्यूला। मेड्यूला की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को अफेक्ट नहीं करता, उसे अफेक्ट किए बगैर ही ये क्या करता है वाजा रेक्टा, उसे ऑक्सीजन और न्यूरिशमेंट जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं वो उसको सप्लाई करता है। तो ये दो सिस्टम्स हैं। काउंटर करंट जो मल्टीप्लायर सिस्टम है ये बहुत ही थोड़ा डेप्थ में भी है और उसके बाद ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इसे पढ़ने में बहुत मजा आता है स्टूडेंट्स को। बस ये आज हमारी टॉपिक पूरी हो गई। थैंक